हेलो, जय हिंद दोस्तों। तो मैं आज आपके सामने एक बहुत मेजर अपडेट लेके आया हूँ, जिसमें हम लोग आज की बहुत ही खास वीडियो रहेगी। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारे आरआरबी जेई का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2025-26 का। ये एग्ज़ाम के बारे में हम पूरा एनालाइज करके आए हैं आज, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं सीबीटी 1 की, जिसमें सीबीटी 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं और कौन से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको हमको सबसे पहले करना चाहिए ताकि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें। तो हम इस वीडियो में क्या क्या देखेंगे उस उनको एक बार लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारा सिलेबस। सबसे पहले सिलेबस, उसके बाद दूसरे पॉइंट पे हम देखेंगे जो हमारा प्रीवियस पेपर हुआ है, प्रीवियस पेपर 2024 में। तो उस पेपर में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए और कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नहीं, मतलब क्वेश्चनों का एनालाइज करेंगे, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए, सब्जेक्ट वाइज एनालाइज, सब्जेक्ट वाइज। उसके बाद तीसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर 2024 का कट ऑफ क्या था, और चौथा एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। उसके बाद हम लोग एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट कब तक हो सकते हैं, एग्जाम डेट। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आरआरबी जेई की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, चाहे वो कोई भी ब्रांच से हो, क्योंकि सीबीटी 1 में सिलेबस सेम ही रहता है, चाहे सिविल का हो, इलेक्ट्रिकल का हो, मैकेनिकल का हो, किसी भी चीज़ का हो। सीबीटी 2 में चेंजेस होता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सिलेबस की। तो सिलेबस देखो, सिलेबस में फर्स्ट का सिलेबस उन्होंने दिया नहीं है, केवल सेकंड सीबीटी 2 का सिलेबस दिया है, जिसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट वगैरह के बारे में बताया है। लेकिन एक बेसिक ओवरव्यू हम लोग देख लेते हैं कि इसमें जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स से इसमें 30 क्वेश्चन आने हैं। सबसे पहले इसका हम लोग एक शेड्यूल देख लेते हैं किस तरीके से होता है। तो 90 मिनट हम लोग को मिलते हैं। 90 मिनट बोले तो 1 आवर्स और 30 मिनट ये हम लोग को मिलेंगे, जिसमें मिक्स क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन वाइज क्वेश्चन नहीं आते हैं। हो सकता है पहला क्वेश्चन रीजनिंग का हो, दूसरा क्वेश्चन जीएस का जाए, इस तरीके से। उसके बाद 1/3 हमारी नेगेटिव मार्किंग होती है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग, एक क्वेश्चन सही करने पे हमको 1 नंबर मिलेंगे और गलत करने पे हमारे 0.33 नंबर कट हो जाएंगे। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के, और टाइम रहेगा 90 मिनट का। तो ये हमारा शेड्यूल हो गया एग्जाम का। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अब मैथमेटिक्स में हमारे 30 क्वेश्चन आने हैं, 30 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग, तो रीजनिंग में हम लोग को 25 क्वेश्चन आने हैं, 25 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस, या फिर हम इसे जीएस बोल लें, जनरल स्टडीज, तो इसके जो हमारे क्वेश्चन आने हैं 15 क्वेश्चन, 15 मार्क्स के। उसके बाद जनरल साइंस है, इसमें 30 क्वेश्चन आने हैं, 30 मार्क्स के। टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स के। ये हो गया। सीबीटी 2 में जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन, 15 मार्क्स के। फिजिक्स केमिस्ट्री 15 क्वेश्चन, 15 मार्क्स के। उसके बाद कंप्यूटर्स 10 क्वेश्चन, 10 मार्क्स। इन्वायरमेंट भी आता है, 10 क्वेश्चन, 10 मार्क्स। उसके बाद 100 मार्क्स के हमारा टेक्निकल आता है, 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन ही हो जाते हैं। कट ऑफ जो है केवल सीबीटी 2 से बनती है, सीबीटी 1 क्वालिफाइंग है। अगर हम उसमें 100 में 100 भी ले आते हैं तो वो हमारे कोई मतलब का नहीं है, लेकिन हमको क्वालिफाई जरूर करा देगा। ये हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। जो मैंने एनालाइज किया है, एक कॉपी मैंने ये लिख लिया है, इसको मैं बोर्ड पे समझाते जाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साइंस की। कोई भी शिफ्ट का पेपर उठा लो, साइंस में 3 क्वेश्चन जो हैं, 3 पोर्शन जो हैं हमारे, जैसे बायोलॉजी, उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री। मैंने बहुत सारे प्रीवियस पेपर देखे, सब में मुझे एक ही चीज़ समझ में आई कि इन तीनों का वेटेज 10-10 नंबर्स का है। यानी कि 30 क्वेश्चन सीधे, 10 क्वेश्चन बायो से, 10 क्वेश्चन फिजिक्स से, 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री से। तो इस तरीके से 10-10 क्वेश्चन तीनों में कवर हो जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं हम लोग मैथमेटिक्स की। मैथ्स, मैथ्स में क्या है,
कि जो 30 क्वेश्चन आने हैं 30 मार्क्स के, इसमें टॉपिक तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्या क्या पढ़ना चाहिए क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग उन टॉपिकों को लिख लेते हैं जिन टॉपिकों से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा एवरेज। एवरेज से कितने क्वेश्चन आए हैं? 3 क्वेश्चन। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, इससे कितने क्वेश्चन आए हैं? 4 क्वेश्चन। उसके बाद टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, इससे कितने क्वेश्चन आए हैं? इससे आए हैं 2 से 3 क्वेश्चन। उसके बाद परसेंटेज, परसेंटेज से कितने क्वेश्चन आए हैं? 2 क्वेश्चन। उसके बाद स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, इससे कितने क्वेश्चन आए हैं? 2 से 3 क्वेश्चन। उसके बाद जियोमेट्री, ज्योमेट्री से कितने क्वेश्चन आए हैं? 2 क्वेश्चन। उसके बाद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं? 2 क्वेश्चन। उसके बाद एलिमेंट्री स्टैटिक्स, इससे कितने क्वेश्चन आए हैं? 2 क्वेश्चन। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो इससे कितने क्वेश्चन आए हैं? इससे आए हैं 1 से 2 क्वेश्चन। इसके बाद एज, एज से कितने क्वेश्चन आए हैं? 2 से 3 क्वेश्चन। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री से कितने क्वेश्चन आए हैं? 1 क्वेश्चन। उसके बाद एलजेब्रा, इससे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 1 क्वेश्चन, मतलब 0 to 1 ये बोल सकते हैं। उसके बाद मेंसुरेशन, मेंसुरेशन से कितने क्वेश्चन आए हैं? 0 to 1। अब सब ठीक है। जो मैंने 3 लिख दिया इसमें फिक्स 3 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, जिनमें फिक्स 4 लिख दिया उनमें 4 ही क्वेश्चन आ रहे हैं। 1-2 क्वेश्चन भी इधर उधर नहीं हो रहा है, यानी कि मिनिमम टू मिनिमम 3 क्वेश्चन तो आने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये हमारा ओवरऑल समझ लो, इन्हीं टॉपिकों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक तो क्वेश्चन कभी कभार 1-2 टॉपिक से एक्स्ट्रा आ गए हैं तो उन टॉपिकों को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन लगभग लगभग इन्हीं टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हमको अगर मैथ्स स्टार्ट करना है तो ऐसे कौन सा टॉपिक से हमको स्टार्ट करें जिससे हमारी मार्क्स जो है मैक्सिमम हम गेन कर सकें, क्योंकि पूरा जो खेल है इसमें एक्यूरेसी का खेल है, एक्यूरेसी एंड टाइम। जो इन दोनों चीज़ को मैनेज कर लेगा वो गेम जीत जाएगा। तो इसलिए हमको इम्पोर्टेंट चैप्टर जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहला जो हमारा इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है इसमें हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। 4 क्वेश्चन सीधा सीधा आ रहे हैं, कम से कम 4 क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 भी आ सकता है। इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है एवरेज, इससे 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, फर्स्ट सेकंड। उसके बाद जो हमारे इंपॉर्टेंट सब जो टॉपिक हैं वो हो गया हमारा टाइम एंड वर्क, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, उसके बाद एज, ये हो गया। यानी कि अगर हम सबसे पहले स्टार्ट करें अपनी प्रिपरेशन, मैथ्स पढ़ना स्टार्ट करें, तो मैथ्स में हमको सबसे पहले क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है सबसे पहली प्रायोरिटी प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद एवरेज, फिर टाइम एंड वर्क, उसके बाद स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, उसके बाद एज। अगर इन्हीं को अगर मिलाया जाए, मिनिमम मार्क्स अगर इनके मिलाए जाएँ तो हो जाएंगे 2, 4, 4, 8, 3, 11, 12, 13 नंबर। 13 नंबर मिनिमम टू मिनिमम 13 नंबर ये हो जाएंगे, और मैक्सिमम 14, 15, 16 नंबर, मैक्सिमम टू 16 नंबर। आधा नंबर हमारा यहीं से कवर हो जा रहा है, इसको छोड़ना बेवकूफ़ी होगी। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद क्या करना है? सेकंड प्रायोरिटी जो हमारी रहेगी, सेकंड प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी रहेगी हमारी परसेंटेज, 2 स्टार कर देता हूँ, इंटरेस्ट, और ये एलिमेंट्री स्टैटिक्स। अभी एलिमेंट्री स्टैटिक्स क्या है? जैसे मीन पूछ लेता है, उस टाइप के क्वेश्चन है इसमें कि 1 से लेके 20 तक का मीन कितना होगा। इस तरह के क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है इसके, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आराम से बन जाएंगे। इनको हम लोग क्यों ले रहे हैं? ज्योमेट्री को हम लोग क्यों नहीं ले रहे हैं? ज्योमेट्री को हम लोग इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि इसमें हमको फार्मूले याद करने पड़ेंगे। इनमें फार्मूले ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, इनके डायरेक्ट
क्वेश्चन करेंगे तो इससे बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। ज्योमेट्री के बहुत सारे फार्मूले, कब कौन सा पूछ ले कोई नहीं जानता। उसके बाद हमको स्टार्ट करना है रेशियो, क्योंकि इनमें फार्मूले हैं लेकिन कम हैं। इस कंसेप्ट से ही हमारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। लेकिन ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, इंसुरेशन, इनमें फार्मूले वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, तो फार्मूले हमारा बहुत ज़्यादा टाइम फिर वेस्ट कर देते हैं। तो इसलिए हम लोग इन चीज़ों को पहले करेंगे, तो इससे हमारा कम से कम 80% सिलेबस जो है मैथ्स का वो कवर हो जाएगा। ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ये कवर करो, डेली इनके 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओ, तो हमारा 2-3 महीने में पूरा मैथ्स कवर हो जाएगा, अच्छे से रिवाइज हो जाएगा और अच्छा हम फोड़ के आएंगे एग्जाम में। तो हमारा मैथ्स का यहाँ से कवर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं आगे। अब बात करते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट रीजनिंग की। हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, फुल मार्क्स हमको देके जाएगा। जितने भी क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के 15-20 कितने क्वेश्चन है देख लेते हैं, कितने क्वेश्चन है। वैसे तो 25 क्वेश्चन है शायद रीजनिंग के। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन है, तो 25 बाई 25 हम लोग ला सकते हैं इसमें। 25 बाई 25 लाया जा सकता है। एक तो क्वेश्चन अगर हेर फेर हो गया, चलो 3 क्वेश्चन भी हेर फेर हो गया, तो हमारे 21 नंबर कम से कम इसमें 100% आ जाएंगे। बस अच्छे से और तगड़े तरीके से हमको टॉपिक को समझना है कि उस टॉपिक में हम लोग मार ना खा जाए बिल्कुल। तो उन टॉपिकों को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा इसमें वेन डायग्राम का। उसके बाद रैंकिंग, वेन डायग्राम से एक क्वेश्चन 0 to 1 ले लेते हैं। उसके बाद रैंकिंग, रैंकिंग में 1 to 2 क्वेश्चन। उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट से 1 to 3 क्वेश्चन। उसके बाद डाटा सफिशिएंसी, 1 to 3 नहीं है, इसमें 3 क्वेश्चन ही हैं, क्योंकि मैंने देखा है 3 क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में आ रहे हैं। फिर डाटा सफिशिएंसी, डाटा सफिशिएंसी से एक क्वेश्चन, 0 to 1 लिख लेते हैं इसको। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन से 2 क्वेश्चन। उसके बाद पजल, पजल से 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन। फिर अरेंजमेंट एंड पैटर्न, अरेंजमेंट एंड पैटर्न के 3 क्वेश्चन। उसके बाद सीरीज, सीरीज के 4 क्वेश्चन। उसके बाद एनालॉजी, एनालॉजी के 3 से 4 क्वेश्चन। उसके बाद डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, इसके 1 क्वेश्चन। उसके बाद ब्लड रिलेशन, इसके क्वेश्चन आ रहे हैं 1 क्वेश्चन। तो यही रीजनिंग के वो टॉपिक हैं जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं। कुछ 1-2 क्वेश्चन अदर अनकैटेगराइज टॉपिक से आ रहे हैं, तो उनको लिखने की कोई जरूरत नहीं, उनको पढ़ने की भी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इनसे बेसिकली सवाल तो आ ही रहा है। तो अगर कुछ नहीं आया तो इन टॉपिकों से हमारा जो है 25 नंबर कवर हो जाएगा। तो इन टॉपिकों में देख लेते हैं हम लोग कि सबसे प्रायोरिटी में हमको कौन सा टॉपिक रखना है, जिससे हमारे जो मार्क्स हैं वो मैक्सिमम मार्क्स हम लोग स्कोर कर सकें। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे होने चाहिए। तो सबसे पहले देखा जाए तो सबसे मैक्सिमम मार्क्स कौन सा सब्जेक्ट आपको दे रहा है, तो सबसे मैक्सिमम मार्क्स हमको दे रहा है सीरीज। तो फर्स्ट प्रायोरिटी में हमारी रहेगी सीरीज। फर्स्ट प्रायोरिटी सीरीज की। उसके बाद एनालॉजी, दूसरा एनालॉजी। उसके बाद अरेंजमेंट एंड पैटर्न, ये हमारी 3 प्रायोरिटी। उसके बाद पजल, ये 4। अब इन्हीं 4 सब्जेक्टों से देखा जाए तो कितने मार्क्स हम गेन कर सकते हैं। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 नंबर इन्हीं टॉपिक से मिनिमम, और मैक्सिमम 13, 14, 14 नंबर इनसे। सीटिंग अरेंजमेंट में तो 3 क्वेश्चन ही है, 1 क्वेश्चन तो आया ही नहीं है।
तो इसको भी हम लोग इसके साथ देख लेते हैं। तो 14, 12, उसके बाद 13, 14, 15 क्वेश्चन ये हो गए, और 14 क्वेश्चन है तो 14 में 3 और जोड़ देते हैं, 17 क्वेश्चन ये हो गए। देखो आधा से ज़्यादा पोर्शन हमारा यही कवर कर ले रहा है, और बाकी बचे ये छोटे मोटे टॉपिक, तो इनसे आराम से चीज़ें कवर हो जाएगी। कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है इनके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आराम से किए जा सकते हैं, ज़्यादा दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं है इनमें, बस प्रैक्टिस होनी चाहिए, धड़ाधड़ उड़ा देंगे हम लोग इनको। कोडिंग डिकोडिंग सबसे इजी चैप्टर, इसके बाद हम लोग करेंगे कोडिंग डिकोडिंग। फिर क्लासिफिकेशन, बहुत इजी चैप्टर, आराम से हो जाएगा, ज़्यादा कोई फार्मूले नहीं, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस सबसे इजी, इनको कर लेंगे। उसके बाद रैंकिंग, रैंकिंग का भी बहुत आसान क्वेश्चन रहता है। रैंकिंग किस तरीके के क्वेश्चन रहते हैं, जैसे कि बोल दिया गया है कि राम की एज सबसे ज़्यादा है, किशोर की एज राम से कम है, उसके बाद मुकेश की एज राम से कम है लेकिन किशोर से ज़्यादा है, इस तरीके से एक पैटर्न बनाता है कि सबसे ज़्यादा एज फिर किसकी है, इस तरीके से होता है, कोई हार्ड नहीं है इसका। वेन डायग्राम भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो इन टॉपिकों में सबसे पहले हम लोग जिनको मैंने हाईलाइट कर दिया है इसको सबसे पहले कवर करेंगे, जैसे कि हमारे सीरीज हो गया, एनालॉजी हो गया, अरेंजमेंट हो गया, उसके बाद पजल हो गया, इनको सबसे पहले करना है, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया। इसके बाद कौन सा करना है, क्लासिफिकेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हो गया। इससे ही हमारा समझ लो कि 80 to 90% हमारा काम यहीं पे हो जाएगा। बाकी बचेगा ये ब्लड रिलेशन, छोटे मोटे टॉपिक, इसको भी कवर कर लेंगे, डाटा सफिशिएंसी ये भी कवर कर लेंगे, वेन डायग्राम ये भी कवर कर लेंगे। पर मेजरली सबसे पहले स्टार्ट इनसे करना है। स्टार्ट इनसे इसलिए करना है क्योंकि हमको मैक्सिमम स्कोर यही देंगे। अब अगर देखा जाए यहाँ से अगर हम लोग 17 से 18 नंबर यहाँ ले आते हैं, और इससे पहले जो मैंने टॉपिक बताया था मैथ्स का, इससे अगर हम लोग यहाँ पे 20 नंबर यहाँ पे ले आते हैं तो हमारा 37 नंबर यहीं पे कवर हो गया। जबकि अभी हमारे 2 टॉपिक अभी बचे हुए हैं। साइंस की तो अभी हमने बात ही नहीं करी। साइंस में भी अगर हम लोग 10-15 नंबर, 15 नंबर भी वहाँ हम लोग ले आते हैं मान लो, तो 15 नंबर अगर वहाँ ले आते हैं कम से कम, तो 7, 5, 12, 5 हो गए, ये 52 नंबर हमारे यहीं पे हो जाते हैं। और अभी इसके बाद हमारा जो जीएस वाला पोर्शन है वो तो बचा ही हुआ है। तो देखो बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, तो इसी तरीके से छोटी छोटी चीज़ों से हम लोग नंबर गेन करते जाएंगे तो हम लोग मैक्सिमम स्कोर और अच्छा स्कोर जरूर करेंगे। इसके बाद अब बात करते हैं जीएस वाले सेक्शन की, जनरल स्टडीज या जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस में हमको जो पता है वो चीज़ें हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। जैसे कि हमको क्या पता है कि हिस्ट्री आती है, हमको ये पता है कि जियोग्राफी आती है, हमको ये पता है इकोनॉमी आती है, हमको ये पता है कि स्टैटिक जीके आता है, और हमको ये पता है करंट अफेयर। ये चीज़ तो हमको पता है, लेकिन क्या कितने नंबर का था ये पता है क्या? अगर हम लोग जीएस में मान लो हिस्ट्री पढ़ के चले जाते हैं तो कितने नंबर आएंगे, या जियोग्राफी पढ़ के चले जाते हैं तो कितने नंबर आएंगे, या इकोनॉमी पढ़ के चले जाते हैं कितने नंबर आएंगे, या पॉलिटी पढ़ के चले जाएंगे तो कितने नंबर आएंगे? क्या कोई फिक्स रेशियो है क्या किसी चीज़ का? नहीं है। और आरआरबी के एग्जाम में तो बिल्कुल भी फिक्स रेशियो नहीं है। तो इसलिए इन चीज़ों को हमको देखना है, और जिसका ज़्यादा वेटेज है सबसे पहले हमको उसको ही प्रायोरिटी देनी है। ऐसा नहीं कि मान लो कि करंट अफेयर में बाहरी चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछ रही है, अब करंट अफेयर ही हम लोग करे जा रहे हैं, बाद में क्वेश्चन ही नहीं बना, तो हमारा तो पूरा लॉस हो गया ना, हमारा टाइम भी गया और हमारे मार्क्स भी गए। तो हमको टाइम भी बचाना है और अपने मार्क्स भी बढ़ाने हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि किस किस टॉपिकों से कितने क्वेश्चन पूछे हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे हैं। तो जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री हमारी 3 पार्ट में डिवाइड है, एंशंट, मॉडर्न, मिडाइवल, ये 3 हिस्ट्री के पार्ट हैं। अब देखो इनसे क्या कर रहा है, केवल एक एक क्वेश्चन ही पूछ रहा है। अगर हिस्ट्री हम लोग कवर करते हैं तो हमारे 3 नंबर ही आएंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, मिनिमम 3, मैक्सिमम हो सकता है कभी 4-5 पूछ ले, पर मिनिमम 3 नंबर तो आना ही आना है। उसके बाद बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो जियोग्राफी में हमारे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? ज्योग्राफी में हमारे 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर मुझे तैयारी करनी रहेगी तो सबसे पहले मैं क्या पढ़ूंगा, हिस्ट्री पढ़ूंगा कि ज्योग्राफी पढ़ूंगा? मैं सबसे पहले प्रायोरिटी दूंगा अपने हिस्ट्री को। ये हो गया। उसके बाद पॉलिटी में फिक्स है, 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आया है, कहीं से भी क्वेश्चन देख लो, 2 क्वेश्चन कम से कम क्वेश्चन मिल जाएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन कम से मिल जा रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं, तो पॉलिटी पढ़ने में भी कोई नुकसान नहीं है। इसके बाद इकोनॉमी से भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं,
फिर स्टैटिक जीके में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। स्टैटिक जीके का बहुत लंबा चौड़ा पार्ट भी है, तो स्टैटिक जीके को हम लोग जो जो चीज़ें स्टैटिक जीके में पूछी जा रही है वो चीज़ हम लोग लिख लेते हैं। जैसे कि समिट एंड कॉन्फ्रेंस, समिट एंड कॉन्फ्रेंस, तो समिट एंड कॉन्फ्रेंस से 1 से 3 कुछ नंबर आ जा रहे हैं। उसके बाद बुक एंड ऑथर, बुक एंड ऑथर से एक क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर से भी एक क्वेश्चन। उसके बाद इंडिया एंड वर्ल्ड, तो इससे भी एक क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद करंट अफेयर जो है, करंट अफेयर के 2 से 4 क्वेश्चन मिनिमम पूछे जा रहे हैं। तो और एक और क्वेश्चन है रेजिग्नेशन से एक क्वेश्चन आया था, रेजिग्नेशन से एक क्वेश्चन। तो ये है पूरा सिस्टम स्टैटिक जीके का। तो हम बात करते हैं कि सबसे पहले हमको क्या स्टार्ट करना चाहिए। अगर इस तरीके के मझधार में हम फंस जाएं कि अरे इसमें तो इतनी सारी चीज़ें हैं लेकिन पूछ बहुत कम चीज़ें रहा है, तो स्टार्ट कैसे किया जाए। तो स्टार्ट सबसे पहले हमको करना है हिस्ट्री से। हिस्ट्री में भी देखो एक टॉपिक है जो एकदम मस्त पूछा जा रहा है, जैसे कि नेशनल मूवमेंट वाला, जो ये मॉडर्न वाला है, इसमें तो नेशनल मूवमेंट पढ़ देंगे, 1 नंबर हमारा पक्का है नेशनल मूवमेंट से। एंशंट, मॉडर्न, मिडिवल, ये तीनों हिस्ट्री हम लोग को पढ़ लेना है। 3 नंबर हमारे कंफर्म होंगे, 3 में से 2 नंबर तो हमारे आएंगे ही आएंगे। उसके बाद हम लोग को कवर करना है पॉलिटी। पॉलिटी में 2 से 3 नंबर एकदम पूछा ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है, नंबर बढ़ ही रहा है, तो पॉलिटी पढ़ने में फ़ायदा है। उसके बाद इकोनॉमी, इकोनॉमी बहुत छोटा सब्जेक्ट है, मुश्किल से इसके नोट्स, किसी के भी नोट्स देखोगे तो 90 पेज या 100 पेज में पूरे नोट्स खत्म हो जाते हैं, और इकोनॉमी हमको 2 नंबर देके जा रहा है, तो 2 में से 1 क्वेश्चन तो हमको बनेगा ही बनेगा। फिर बात करते हैं, फिर हमको क्या करना है, स्टैटिक जीके कवर करना है। स्टैटिक जीके में क्या करना है इंपॉर्टेंट, समिट एंड कॉन्फ्रेंस बिल्कुल पढ़ लेना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बिल्कुल 100% पूछे जा रहे हैं। और बुक एंड ऑथर ये हम लोग को पढ़ लेना है, क्योंकि ये हमको और जगह भी काम आएंगे। फिर जियोग्राफी पढ़ना है। जियोग्राफी में 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है, तो इसके बाद हम लोग को जियोग्राफी स्टार्ट कर देना है। फिर आर्ट एंड कल्चर, इंडिया वर्ल्ड और करंट अफेयर हमको धीरे धीरे पढ़ते जाना है। इसमें अगर बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो भी ठीक है, लेकिन ये जो टॉपिक हैं जो हमको मार्क्स दे रहे हैं, इनको हमको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगर इनके मार्क्स ही हम जोड़ें तो हमारा हिस्ट्री के 3 मार्क्स हो गए, ज्योग्राफी के 2 मार्क्स हो गए, पॉलिटी के भी 2 मार्क्स हो गए, इकोनॉमी के 2 मार्क्स हो गए, समिट एंड कॉन्फ्रेंस के 3 मार्क्स हो गए, और ये बुक एंड ऑथर के 1 मार्क्स हो गया। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 3, 12 और एक 13 नंबर, 13 नंबर हमारे यहाँ से कवर हो गए। और ये आर्ट एंड कल्चर अभी तो मैंने लिया भी नहीं, आर्ट एंड कल्चर, इंडिया वर्ल्ड और रेजिग्नेशन, इन छोटे मोटे टॉपिकों से भी अगर कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं और करंट अफेयर के हमको 2-3 क्वेश्चन भी बन जाते हैं, तो हमारा 15 से ऊपर नंबर 100% आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमको अच्छे वे में और अच्छे तरीके से हम लोगों को स्टडी करना है, ताकि हम लोग मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें, क्योंकि चीज़ों को सोच के पढ़ना ज़्यादा जरूरी है। एक स्ट्रेटजी जो है, स्ट्रेटजी बना के पढ़ेंगे हम, तभी हमारे मार्क्स अच्छे से आ पाएंगे। अगर हम लोग जो मन में आए ये पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, ऐसा पढ़ रहे हैं, वैसा पढ़ रहे हैं, ऐसा करने से कोई मतलब नहीं है, ना हमारे नंबर आएंगे ना कुछ नहीं, और निराशा ही हाथ लगेगी। आरआरबी जेई हमको दोबारा मौका दे रहा है सिलेक्ट होने का। आरआरबी जेई 24 में जिन लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ, बहुत अच्छा मौका है 2025 में सिलेक्शन लेने का। बस चीज़ें समझ जाओ कि किस चीज़ों से कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जो 2024 में सिलेक्ट हुए उन्होंने यही किया कि सबसे पहले पैटर्न समझा कि प्री में क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही है, किस टॉपिक से ज़्यादा चीज़ें पूछी जा रही है, उसको उन्होंने टारगेट किया। उसके बाद उससे मैक्सिमम मार्क्स गेन किए, प्री में मैक्सिमम मार्क्स गेन किए। उसके बाद अपन अपेयर हो गए सीबीटी 2 में, सीबीटी 2 की भी अच्छे से तैयारी करी और सिलेक्ट हो गए आज के दिन। वेटिंग लिस्ट आ रही है, तो वेटिंग लिस्ट भी क्लियर हो जा रही है रेलवे में, तो ये 2-2 साल बाद भी क्लियर हो जा रही है, तो वेटिंग लिस्ट में भी आ जाओ तो भी सिलेक्ट हो जाते हैं रेलवे में, उतना कोई सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या हम सीबीटी 1 ही निकाल नहीं पा रहे हैं, तब तो फिर बहुत दिक्कत वाली बात हो जा रही है। इसलिए सीबीटी 1 को बिल्कुल समझना जरूरी है, और सीबीटी 1 को समझने के लिए इन टॉपिकों को समझना जरूरी है। इन टॉपिकों को अगर हम समझ गए, इन टॉपिकों को हमने कर लिया, तो 100% हमारा सीबीटी 1 निकल ही जाएगा। क्योंकि इस चीज़ों में हम लोग मार्क्स अपने देखें तो हमारे मार्क्स कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ये खुद ही देख लो ना। ये मैंने 3 सब्जेक्ट बताए हैं, 4 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट में तो हमारे मार्क्स बिल्कुल 70-80 नंबर हमारे आ ही जाएंगे, और 70-80 नंबर लाना जरूरी है। अब बात कर लेते हैं हम लोग आगे, जो हमारे इसी पार्ट में कट ऑफ की बात करते हैं कि कट ऑफ कितना गया, कैसा गया और कैसा होता है। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं मुंबई जोन को। मुंबई जोन सीबीटी 1 का जो कट ऑफ है वो कैसा बनता है, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन है लोगों को कि ये कट ऑफ समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से हो रहा है। तो इसलिए मैंने बिल्कुल वेबसाइट से चीज़ें उठा ली है।
और इसको हम लोग देख लेते हैं ताकि चीज़ें हमारी आसान हो जाए। तो देखो, सबसे पहले इस तरीके से रिजल्ट आता है, रिजल्ट ऑफ स्टेज 1 एग्जामिनेशन फॉर वेरियस पोस्ट, ये चीज़ हो गया। अब देखो, इसमें कैटेगरी नंबर 3, 4, 5, 7, 8, ये भाई ये चीज़ें क्या है, जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो हम सब उसके लिए एलिजिबल नहीं रहते हैं। इसमें हो सकता है मैकेनिकल वाले भी हों, इलेक्ट्रिकल वाले भी हों, सिविल वाले भी हों। तो सिविल वालों का कोड कुछ और होगा, हो सकता है सिविल वालों का कोड 5, 7, 8 ये कोड हो, है ना, हो सकता है कुछ भी कोड हो। तो अब देखो, जो भी हमारा कोड होगा उसके हिसाब से हमारे कट ऑफ दिए हैं। जैसे कि यहाँ पे कट ऑफ हर कोड के ही अलग अलग दिया हुआ है। अब अगर मिनिमम कट ऑफ यहाँ पे देखा जाए तो मिनिमम कट ऑफ कितना गया है, मिनिमम कट ऑफ 70, 70, 70, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 64 दिया हुआ है मिनिमम कट ऑफ। और मैक्सिमम कट ऑफ कितना दिया, 79, 79, 79, 79, 79, 79 मैक्सिमम कट ऑफ दिया। अब ये भाई मिनिमम कट ऑफ और मैक्सिमम कट ऑफ का क्या फंडा है, तो देखो मिनिमम और मैक्सिमम कट ऑफ का ये फंडा है। जैसे कैटेगरी कोड मान लो कि हम लोगों ने भरा, इसको मिटा लेता हूँ फिर समझाता हूँ। देखो, मान लो कि सिविल वाले जो कैटेगरी कोड है हमारे, वो है हमारा 9, 8, 7, 5, 4, 3, है ना, ये हमारा कैटेगरी कोड है जिसमें हम लोगों ने अप्लाई किया है रेलवे में। अब क्या होगा, अगर मान लो कि मेरे 64 नंबर आ गए प्री में, 64.87 यानी 65 नंबर लगभग लगभग मेरे आ गए नंबर, 65 नंबर आ गए मेरे, तो प्री तो मेरा निकल गया, प्री तो निकल गया। लेकिन जब मैं मेंस दूंगा तो केवल ये 9th कैटेगरी में जो भी पोस्ट होगी जिस डिपार्टमेंट की, हो सकता है सेंट्रल 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 जोन की हो सकता है सेंट्रल जोन की हो या कोई भी जोन की हो, तो जिस भी जोन की होगी केवल एक ही जोन में मैं मेंस दूंगा। और इसी, मान लो कि इसका कट ऑफ बढ़ गया, है ना, जैसे मान लो मेरे 64 नंबर आए, सेंट्रल जोन के लिए मैं एलिजिबल हो गया, बाकी इन जोनों के लिए मैं एलिजिबल नहीं रहूँगा क्योंकि मैं इनके कट ऑफ नहीं निकाला हूँ। अब इसका जो कट ऑफ है ये मान लो कि गया 98। अब मेरे नंबर आ गए यहाँ पे 120 आ गए। मैं एग्ज़ाम तो मैंने निकाल लिया, लेकिन मेरे को पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, सेंट्रल जोन में। और यही चीज़ अब मान लो कि जो 7 वाला है ये सेंट्रल वेस्ट जोन का हो, सेंट्रल वेस्ट जोन का हो। अब इसका प्री का कट ऑफ तो ज़्यादा है, लेकिन मेंस का कट ऑफ इसका मान लो कि केवल 100 ही किया, लेकिन मेरे नंबर 120 है। अब मैं सोचूंगा कि नहीं, मैं इसमें क्यों नहीं एलिजिबल हुआ और मुझे ये जोन चाहिए रहा हो, क्या पता, हो सकता है। तो मैं इसके लिए एलिजिबल इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मैंने इसका प्री का कट ऑफ नहीं निकाला। ये है इसके बहुत सारे जो मिनिमम एग्जाम मार्क्स का फंडा। और अगर मेरे मान लो 71 नंबर आते तो मैं पोस्ट कोड 8, 9 और 7 तीनों के लिए एलिजिबल हो जाता। और जो मेरे मेंस के मार्क्स आते, जो मैक्सिमम मार्क्स आते, तो मैं मान लो कि जैसे 120 नंबर आ गए तो मैं इसमें भी क्वालिफाई, इसमें भी क्वालिफाई होता। उसके बाद प्रायोरिटी मैं जिसको देता वो डिपार्टमेंट मुझे मिल जाता। तो ये सिस्टम रहता है। तो मैक्सिमम मार्क्स लाने की कोशिश करना है, मिनिमम के चक्कर में नहीं रहना है। मिनिमम में क्योंकि हमको एक ही डिपार्टमेंट में हम एलिजिबल होंगे और मैक्सिमम में हम ज़्यादा में भी हो सकते हैं। अब जैसे कि मान लो किसी ने 79 नंबर ला लिए, अब वो सारे डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल हो गया। अब उसके नंबर आए 98, कम नंबर आए। अब इस डिपार्टमेंट का कट ऑफ 120 चला गया मान लो कि, और इसका कट ऑफ कम ही गया, इसका 98 ही गया, तो ये इसी में सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये इसमें सिलेक्ट होता और इसके 98 नंबर आते तो क्या ये इसके लिए एलिजिबल होता, नहीं होता। तो ये एक सिस्टम रहता है, इसलिए मैक्सिमम मार्क्स लाने में ही फायदा रहता है, मिनिमम मार्क्स लाने में कोई फायदा नहीं है। तो ये जो हमारा मुंबई का है, मुंबई का मैक्सिमम कट ऑफ 79 गया। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं दूसरे जोन का, मुंबई के बाद देख लेते हैं अजमेर का। अजमेर भी, तो अजमेर जोन का कट ऑफ कितना गया इसमें, ये तो मेंस का हो गया है, अजमेर ये है। तो देखो अजमेर का कितना गया, तो अजमेर का अगर देखा जाए मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कितना गया है, मैक्सिमम 81 गया है। और मिनिमम कितना गया है, मिनिमम 63 भी गया है, ये 51 गया है। लेकिन 51 लाने वाला क्या पूरे डिपार्टमेंट में होगा, नहीं होगा, हो सकता है कट ऑफ बढ़ जाए क्योंकि प्री से कोई लेना देना नहीं है, ये प्री का कट ऑफ है। मेंस में हमारा असली गेम है, मेंस में जो नंबर लाएंगे उससे हम सिलेक्ट होंगे।
तो ये अजमेर का हो गया। इसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं, आगे 1-2 ज़ोन का और देख लेते हैं। आगे जैसे कि प्रयागराज ज़ोन का, जो मेन चर्चित ज़ोन है उन्हीं को हम लोग ले रहे हैं, जिसमें ज़्यादातर लोगों ने फॉर्म फिल किया है। इसमें भी 80.47 या 48, 43, 47, ये 80 नंबर के आसपास यहाँ पे कट हो गया है। अब और ज़रूरी नहीं है कि मैं जैसे अनरिजर्व की बात कर रहा हूँ, जो भी जिस कैटेगरी में आ रहा है वो अपने हिसाब से इनमें भी अपने मैक्सिमम मिनिमम मार्क्स देख सकते हैं। इनमें अगर वो मैक्सिमम मार्क्स लाएंगे तो उनको वो सारे डिपार्टमेंट में एलिजिबल हो जाएंगे। इसके बाद अपन बात करते हैं एक और जोन, सिकंदराबाद, गोरखपुर का देख लेते हैं। ये चेन्नई में, जैसे चेन्नई में इस बार ज़्यादा पोस्ट पड़ गई है एकदम से, तो चेन्नई का देख लेते हैं। चेन्नई का भी जो मैक्सिमम कट ऑफ है वो 78.37। तो इस तरीके से गया। अगर इन चीज़ को अगर हम लोग एनालाइज करें प्रीवियस कट ऑफ को, तो प्रीवियस कट ऑफ से भी हमको क्या समझ में आता है? प्रीवियस कट ऑफ से हमको ये समझ में आ रहा है कि 80 नंबर मिनिमम कोशिश करनी है लाने की 100 में से। 80 नंबर जब हम लाएंगे अनरिजर्व से, कम वाले दूसरी कैटेगरी में कम नंबर में भी काम बन जाएगा, लेकिन दूसरी कैटेगरी में भी कम से कम 70 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे भाई। जैसे कि मान लो SC कैटेगरी भी देखा जाए तो 70 नंबर तो है, यहीं पे कट ऑफ है। ST कैटेगरी में देखा जाए तो यहाँ भी 70 नंबर कट ऑफ है। तो गेम तो यही है ना, 70 नंबर तो कम से कम लाने ही पड़ेंगे। 70 से 80 नंबर हम लोग को, चाहे हम कोई भी कैटेगरी में हो, EWS OBC का तो और ज़्यादा होगा। इस तरीके से 70-76 देख लो, तो 80 नंबर, 70 से 80 नंबर लाने की हम लोग को कोशिश करनी है, तब जाके हमारा एग्जाम निकलेगा और हमारे अच्छे डिपार्टमेंट में जाने के जो चांस है वो बढ़ जाएंगे। 70 से 80 नंबर हमको गेन करना पड़ेगा। 70 से 80 नंबर कैसे गेन होगा? देखो, छोड़ने से कुछ भी चीज़ कवर नहीं होगा। 70 से 80 नंबर वही ला पाएगा जिसने सारी चीज़ पढ़ी होंगी, जिसको सारा सिलेबस पता होगा, जिसको सारी चीज़ों का नॉलेज होगा। इन सारी चीज़ों को जो करके जाएगा, प्रैक्टिस करके जाएगा, वही 70 से 80 नंबर ला पाएगा। इन चीज़ों को जो नहीं करेगा वो 70 से 80 नंबर कैसे ला पाएगा? खुद ही सोच लो। जिसने सारा सिलेबस पढ़ा ही नहीं है वो कैसे ले आएगा? चलो रीजनिंग में तुम पूरे नंबर ले आओगे, रीजनिंग में 25/25 ले आए, मैथ्स में भी तुमने आधे नंबर ले आए, पर क्या इससे कुछ काम बन रहा है? क्या इससे काम नहीं बन रहा है। साइंस में भी चलो अपन ने 10 नंबर या 20 नंबर हम उसमें भी ले आए, तो नहीं बन रहा है काम। हमको क्या है, GS भी पढ़ना पड़ेगा, साइंस भी पढ़नी पड़ेगी, रीजनिंग भी पढ़ना पड़ेगा, मैथ भी पढ़ना पड़ेगा, सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। सारे सब्जेक्ट का वेटेज है 100%, जिसमें हमको नंबर लाने हैं 80%, यानी कि हाई एक्यूरेसी चाहिए हमको। हाई एक्यूरेसी और टाइम के साथ में 1.5 घंटे का टाइम है हमारे पास में। उस 1.5 घंटे के टाइम में, 1 घंटा 30 मिनट में, उस टाइम को हमको ऐसा यूटिलाइज करना है कि 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करना है हम लोगों को। तो बिल्कुल फास्ट तरीके से करना पड़ेगा। और रेलवे में एक अच्छी बात है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, तो लैंग्वेज चेंज वेंज करने का कोई लफड़ा नहीं है, आराम से हम लोग कर सकते हैं। कैलकुलेटर अलाउ नहीं रहता है, SSC में इस बार कर दिया था कैलकुलेटर अलाउ, तो उस टाइप की चीज़ें नहीं रहती। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, तो मार्क्स बहुत ज़्यादा गिरते हैं। SSC JEE में क्या है, 1/4 है नेगेटिव मार्किंग, तो उसमें क्या है कि 0.25 नंबर काटते हैं, लेकिन इसमें 0.33 नंबर काटते हैं। सीधे सीधे बहुत ज़्यादा नेगेटिव में हम लोग चले जाते हैं। इसलिए हाई एक्यूरेसी रखना है और अच्छे से बिल्कुल तैयारी पे हमको फोकस करना है। अब एग्ज़ाम डेट की बात करें तो एग्ज़ाम डेट जो है ये मार्च में होना है तय। तो मार्च अगर देखा जाए, अभी से ही देखा जाए, तो आज हो गया हमारा 12 दिसंबर। अब 12 दिसंबर से दिसंबर पूरा बचा है अभी हमारे पास में, दिसंबर, उसके बाद जनवरी, उसके बाद फरवरी। 12 दिसंबर से 12 जनवरी एक महीना, 12 जनवरी से 12 फरवरी दूसरा महीना, 12 फरवरी से 12 मार्च तीसरा महीना। केवल ये 3 महीने हैं हमारे पास में। इसमें अगर 30 डे लगभग मिलाए हम लोग, तो 90 डे हमारे पास है, 90+ डे। इन 90 डे में हम लोग कम से कम, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, एग्जाम डेट जब फिक्स फाइनल आ जाएगी तो उससे हमको और पता चल जाएगा, लेकिन 90 डे में हम लोगों को एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। इस तरीके से हम लोग चीज़ों को करें ताकि 90 डे में हम 90 नंबर ला सकें। तो इस तरीके से 90 नंबर कम से, तो इस तरीके से हमको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। हर दिन कुछ नया सीखना पड़ेगा, कुछ नया इंप्रूव करना पड़ेगा, तब जाके हम ये चीज़ें कर पाएंगे। तो एक आगे आने वाली वीडियो में मैं इसका शेड्यूल बना दूंगा, ताकि हम लोग देख लेंगे कि हमको किस तरीके से किस चीज़ को करना है। वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने सारी चीज़ें अच्छे से और डिटेल वे में एक्सप्लेन करी है, ताकि दूसरी कोई वीडियो देखने की किसी को कोई ज़रूरत ना पड़े। तो इसी तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनको भी ये जानकारी मिले। और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में। ओके, थैंक यू।